क्या हो अगर जो कुछ भी हमें पता था वो पूरा सच था ही नहीं। एक ऐसा राज्य जो पिछले 3 सालों से बिल्कुल खामोशी से जल रहा है। 250 से ज्यादा जानें हमेशा के लिए चली गई। 60,000 नागरिक अपनी ही जमीन पर बेघर और कैद होकर रह गए और 6,000 हथियार अचानक अंधेरों में गायब हो गए। देखिए, ये कोई आम टकराव नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए था, लेकिन डेटा हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम उन गहरी सच्चाइयों और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं जो पर्दे के पीछे से इस खामोश ग्रह युद्ध को चला रहे हैं। सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन की जड़ को समझना होगा, यानी वहाँ का भूगोल, वहाँ की ज्योग्राफी। अगर हम मणिपुर के नक्शे को देखें तो इसकी बनावट किसी कटोरे या बाउल की तरह है और यही भूगोल वहाँ की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बाढ़ देता है। सेंटर में जो मैदानी इलाका है, जिसे वैली कहते हैं, वो स्टेट का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ 64% आबादी रहती है, जिसमें मेन मेजॉरिटी मैताई कम्युनिटी की है। और इसके चारों तरफ जो 90% पहाड़ी इलाका यानी हिल्स हैं, वहाँ कुकीजो और नागा जैसी ट्राइबल आबादी बसती है। ये डिवाइड बहुत क्लियर और बहुत गहरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात इतनी बड़ी कैसे बन गई। इसकी शुरुआत होती है कॉलोनियल एरा से। 1891 में ब्रिटिश शासन ने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इन पहाड़ों और मैदानों को अलग कर दिया था। फिर 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1960 में, जब लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया। इस कानून ने एक बड़ा नियम बना दिया कि वैली के लोग हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि हिल्स के लोग वैली में आ सकते हैं। इस एक रूल ने इन दोनों ज्योग्राफिकल एरियाज के बीच की दूरी को स्ट्रक्चरली और भी बड़ा कर दिया। तो एक ऐतिहासिक बहस जो जमीन और स्टेटस को लेकर थी, वो अचानक इतने भयानक हथियारबंद संघर्ष में बदल कैसे गई? 2023 में ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब है अप्रैल 2023 का हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा देने का सुझाव दिया गया था। इस एक ऑर्डर ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी। 3 मई को इसके विरोध में एक बड़ा ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया। अब देखिए, पहाड़ी इलाकों में इविक्शन ड्राइव्स को लेकर टेंशन तो पहले से ही थी। इस मार्च के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए और कम्युनिटीज ने खुद को बचाने के नाम पर आर्म्ड सिविल मिलिशिया यानी हथियारबंद गुट बनाने शुरू कर दिए। 6 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन गोला बारूद के राउंड्स की गिनती है जो पुलिस आर्मरीज से लूटे गए थे। जरा सोचिए, रातों रात मिलिट्री ग्रेड का फायर पावर आम नागरिकों के हाथ में आ गया था। हालात किस कदर बिगड़े और फिर हाल ही में जो हुआ उसने सब कुछ कैसे बदल कर रख दिया, अब इसे समझते हैं। लगातार हिंसा की वजह से फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। फिर पुरानी लीडरशिप ने इस्तीफा दिया और फरवरी 2026 में यमुना कैनचंद सिंह नए सीएम बने। और मार्च 2026 में पिछले 3 सालों में पहली बार इन डीपली डिवाइडेड कम्युनिटीज के बीच डायरेक्ट शांति वार्ता शुरू हुई। लगा कि आखिरकार कुछ उम्मीद है। लेकिन फिर आती है 7 अप्रैल 2026 की वो रात के 1 बजे मोइरांग त्रोंगलाओबी में अचानक एक रॉकेट आके गिरता है। अब सवाल ये है कि जब 3 साल की थकान के बाद आखिरकार शांति की कोशिशें हो रही थीं, तो इन हथियारों ने अचानक आग क्यों उगलनी शुरू कर दी? क्योंकि 7 अप्रैल का ये हमला कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था। ये रॉकेट 3 किलोमीटर दूर से बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से दागा गया था। इसमें एक 5 साल के बच्चे और 5 महीने की एक बच्ची की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन में यूकेएनएलए जैसे मिलिटेंट ग्रुप के शामिल होने का शक सामने आया। इस टैक्टिकल स्ट्राइक ने इंस्टेंटली पीस टॉक्स को तबाह कर दिया और विरोध प्रदर्शनों की एक बिल्कुल नई लहर पैदा कर दी। पर ये सब हो क्यों रहा है? अगर हम सिर्फ जातीय विवादों को देखते रहेंगे तो हम पिक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे, यानी इसके पीछे की अंडरग्राउंड इकोनॉमी। चलिए, अब गोल्डन सर्कल को समझते हैं। ये शब्द एक्चुअली उस शैडो इकोनॉमी को डिफाइन करता है जो मणिपुर की पहाड़ियों में चल रही है, जहां इलीगल पॉपी यानी अफीम की खेती होती है। इसने वैली के चारों तरफ एक बेहद प्रॉफिटेबल रिंग बना ली है जो इस पूरी इंस्टेबिलिटी को फाइनेंशियली फ्यूल कर रही है। डेटा हमें एक और चौंका देने वाला ट्रेंड दिखाता है। साउथ ईस्ट एशिया के फेमस गोल्डन ट्रायंगल पर जब इंटरनेशनल क्रैकडाउन हुआ, तो ये ड्रग ट्रेड वहां से शिफ्ट होकर वेस्ट की तरफ मणिपुर में आ गया और इस तरह जन्म हुआ इस नए गोल्डन सर्कल का, जो एक आसान पुलिस ट्रैफिकिंग हब बन चुका है। और इसका सबसे खतरनाक पॉइंट पता है क्या है?
इस इल्लीगल प्रॉफिट में कोई एक गुट अकेला शामिल नहीं है। खुली सीमाओं और भारी बेरोजगारी का फायदा उठाकर हर कम्युनिटी के इल्लीगल ग्रुप्स इस मुनाफाखोरी का हिस्सा बन चुके हैं और यही ड्रग मनी उनकी मिलिटेंसी और हथियारों को फंड कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इन हालातों से उनका पूरा आर्थिक फायदा हो रहा है, इसलिए वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि शांति वापस आए। लेकिन इन सब के बीच मैक्रो जियोपॉलिटिक्स और ड्रग कार्टेल्स के इस खेल में आम इंसान की क्या कीमत रह गई है? ग्राउंड जीरो पर एक बार देखिए, रिलीफ कैंप में रह रही काजल का ये स्टेटमेंट पढ़िए। वो कहती हैं, मुझे ये आईडीपी यानी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन का टैग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना घर चाहिए। ये सिर्फ काजल की आवाज़ नहीं है, ये उन 60,000 लोगों का दर्द है जो किसी चैरिटी के सहारे नहीं जीना चाहते, उन्हें बस अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। इन रिलीफ कैंप्स की रियलिटी किसी बुरे सपने जैसी है। सोचिए 3 साल से ये लोग प्लास्टिक शेल्टर्स में रह रहे हैं, जीरो प्राइवेसी, जीरो सिक्योरिटी, हाईवेज ब्लॉक पड़े हैं। ऐसे हालात में देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करना एक आम बात बन चुकी है, जो कि एक बहुत ही डीप नेशनल एलियनेशन को जन्म दे रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एंड में ये सवाल खड़ा होता है, अगर ऐसे ही मिलिट्री ग्रेड हथियार बाहर मौजूद रहते हैं, ये शैडो इकोनॉमी ऐसे ही फलती फूलती है और नागरिक इन कैंपों में कैद रहते हैं, तो इस खामोश गृह युद्ध का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? क्या हम उस लिमिट तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन ही ना हो? ये बिल्कुल वो सवाल हैं जो आने वाले कल का फैसला करेगा और जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।